हेलो दोस्तों, लेट्स इवॉल्व चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये एक्चुअली एक बैंक है और जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट। मैं थोड़ा सा बात करूंगा मिस्टर वी वैद्यनाथन के बैकग्राउंड के बारे में। ये पहले शुरुआत इन्हें करी सिटी बैंक से, फिर गए ये आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक को एक अच्छे मुकाम में ले जाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान जाता है। उसके बाद फिर मतलब इन्होंने 2000 में ज्वाइन किया था उसको, फिर 2009 में ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में गए, फिर 2010 में इन्होंने एक वो इंडिपेंडेंट स्टैब्लिशमेंट बनाई जिसका नाम था कैपिटल फर्स्ट, और 2018 में कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी का मर्जर होके बना आईडीएफसी फर्स्ट। तो ये है मिस्टर वी वैद्यनाथन, जिनका जो एक रिटेल बैंकिंग के एक्सपर्ट है, जो मानते हैं कि इनकी जो एक्सपर्टीज है वो रिटेल बैंकिंग है। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट को भी ये धीरे धीरे रिटेल बैंकिंग बैंक बनाने वाला है, एक बैंक जो रिटेल बैंकिंग में जिसका ज्यादा एक्सपोजर है। तो मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ टिकर टेप पे। टिकर टेप के हिसाब से ये लास्ट ट्रेडिंग डे का इनका जो स्टॉक प्राइस था 52 पॉइंट समथिंग, और ये मानता भी टिकर टेप कि भैया ये रिटर्न जो है इन्होंने कम दिया है, एफडी से कम रिटर्न दे रहे हैं ये। पर अगर आप कंपेयर करें मार्च 2020 से लेकर जनवरी के बीच में अगर आप कंपेयर करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ चुका है। मुझे अच्छे से याद है 24 ऑफ मार्च को ये आईडीएफसी बैंक वॉज सिटिंग एट 19 रुपीज, 19 से 52 पे आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना तो बढ़ चुका है। पर ये अभी ये ना सालाना चलता है, इनका कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। अगर हम इसको 3 महीने बाद देखेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि हाँ अच्छा रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, अब बात कर लेते पहले पहले चलते हैं होल्डिंग्स पे। होल्डिंग पे बात करते हैं। ये कह रहे हैं भैया कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है, पर अगर देखते हैं यहां पे मैं देखता हूं म्यूचुअल फंड से पहले मैं लगाता हूं प्रमोटर। प्रमोटर साहब मतलब थोड़ा सा नीचे ही गए हैं, मतलब 0.1 माय बैड, इन्होंने 0.1% नीचे ही गया है, मतलब ठीक है, सेगमेंट है। ठीक है, 3 मंथ्स में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट स्टेट कांस्टेंट, सबका मानना ये कांस्टेंट ही है। पर मैं इसके लिए ना उसको करूंगा, एक बार उस पर भी नजर मारेंगे हम, अपना मनी कंट्रोल पे। तो आपको पहले चलता हूँ ग्राफ देखते हैं, इसका चार्ट देखते हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है ना वो 80 के आसपास है, ठीक है ना। पर ये देखिए अभी साइडवेज चैनल में चल रहा है, ये साइडवेज चैनल में चल रहा है। मैं मानता हूं कि ये 52 57 पे एक रेसिस्टेंस है इसके लिए। जिस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके बाहर जाएगा तो फिर इसमें एक मतलब जो लोग पैसे को जिन जो मतलब एक दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। मतलब एक तो होता है कि भाई नहीं, मुझे पता है इसमें पोटेंशियल है, ये आगे कुछ ना कुछ तो मुझे देगा ही, तो मैं अभी डाल दूं, सस्ते में डाल दूं ताकि आपको रिटर्न बड़ा मिले। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, ये एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं फिर से कि ये जो जो बात हम कर रहे हैं, इस बैंक की बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। इसका कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं किसी को भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। तो कंटिन्यू करते हैं। 57 के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये एक एक होता कि और ऊपर अपने पुराने हाई के पास जाए, तो कुछ लोग वहां पे एंट्री बनाना चाहते हैं। पर मुझे लगता है, मैं बात करूंगा उस पॉइंट पे भी, मुझे लगता है कि हमें ना इसको भी वेट एंड वॉच में डालना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी ना इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लेने की, खरीदने की। नो डाउट कि आईडीएफसी बैंक में दम है, नो डाउट कुछ चीजें ना आप बताते नहीं है, कुछ चीजों को ना आप बोल नहीं सकते, है ना, बिकॉज ऑफ सम ऑब्लिगेशंस। बट अगर कहीं पे कोई कनेक्ट होगा ना, अगर आपका मतलब मैं इसको ऐसे बोलूं कि किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से अगर आपका कोई कनेक्ट है, चाहे आप बोले ना बोले, वो आपकी आंखों में, आपकी बातों में दिख जाता है। मुझे लगता है कि ना आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, मैं आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मुझे भी इस बैंक में से कुछ कुछ इंटरेस्ट है मुझे भी इसमें, और मुझे लगता है कि इसके अंदर दम है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आफ्टर 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर्स डाउन द लाइन, मुझे लगता है कि एचडीएफसी के जैसे रिटर्न देने का दम रखता है। मुझे ऐसा लगता है। मैं बंधे हुए शब्दों में इतना ही बोल सकता हूं, जो लोग इस तरह की भाषा को समझते हैं या जो इस तरह की भावनाओं को समझते हैं, जो इस तरह की फीलिंग्स को समझते हैं, आई थिंक दे वुड बी एबल टू रिलेट टू इट। मैंने ये आपके लिए ऑलरेडी इमेज ला के रखा हुआ है। ये मिस्टर वी वैद्यनाथन है, ये गंजी बनियान बैठ के मैं बैठे हुए हैं देखो, और टैक्सी वाले से बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक नॉर्मल आदमी बन के। मतलब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भैया आखिर एक नॉर्मल आदमी का आईडीएफसी बैंक के बारे में क्या मानना है। इस चीज को ना मैं एक बहुत ही जबरदस्त मूवी के साथ रिलेट कर सकता हूं। मतलब
अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो फाउंडर, तो फाउंडर में जो माइकल कीटन का ने जो रे क्रॉक का रोल किया है, उसमें भी दिखाया है ये इस तरह का लुनेटिकनेस, राइट। एक पीपल कॉल देम कुकू, कि यार ये ना मतलब व्हेन यू गो बियॉन्ड जो समाज के दायरे से बाहर निकल के आप जो करते हैं ना, मतलब आप देखिए कि एक इतना बड़ा नाम एक गंजी बनियान पहन के यहाँ बैठा हुआ है, जो कि नहीं करते ऐसे लोग, मतलब बहुत कम करते हैं। उसमें भी देखिए आप रे क्रॉक क्या करते हैं, मतलब जो माइकल कीटन ने उनका रोल किया है, वो क्या करते हैं कि भैया उनकी मैकडी के आउटलेट के आगे कुछ लोग बर्गर खाते हैं, तो वो उसका रैपर बाहर ही फेंक देते हैं, और माइकल कीटन साहब वो रैपर को उठाते हैं, अपना आउटलेट को धोना शुरू कर देते हैं। एक आदमी जिसकी इतनी सारी चेन चल रही है वो ये काम कर रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि आप ना ये दायरे से बाहर निकलते हो, नॉर्मल जो समाज के बुनियादी जो पैरामीटर्स बनाए ना, उससे बाहर निकलते हैं। जब आप किसी चीज के पीछे ना दीवानगी से आप चलते हैं, तो वो दीवानगी आपको, मुझे लगता है कि या तो बिल्कुल ऊपर लेके जाती है या बिल्कुल नीचे लेके जाती है। आईडीएफसी बैंक के साथ मिस्टर वी वैद्यनाथन का एक्सपीरियंस है, और उनकी ये दीवानगी जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बैंक का फेट और इस बैंक के साथ साथ इसमें जो जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं उनके फेट को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकती है। अब चलते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पे। क्वार्टर 3 का रिजल्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप इनकी साइट पे से या फिर एनएससी बीएससी को भेजते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट अर्न देखें आप, अगर मैं देखता हूँ पिछले क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ, 38 से 39 करोड़, ठीक है। ये रुपीज इन लाख है, मैं करोड़ की बात करूंगा, पीछे 2 जीरो हटा दिए, 38 करोड़ पहले था, अभी 39.5, ठीक है ना। तो अर्निंग बड़ी है, इंटरेस्ट बड़ा है। अगर बात करें मोटे मोटा एक नजर मारे एक्सपेंसेस के ऊपर, तो एम्प्लॉय कॉस्ट पे थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ब्रांचेस बढ़ रही है भाई, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, एटीएम बढ़ रहे हैं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत बढ़े, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ब्रांचेस बढ़ रही है, इसमें बहुत खर्चा होता है यार ब्रांचेस। अच्छा, उसके ऊपर भी बोला जाता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो एक कोई और बैंक है स्टैंडर्ड ऑपरेशन में जो खर्चा करता है, अगर मान लीजिए 10 रुपए खर्च करता है, तो आईडीएफसी उसी काम को 6 या 7 रुपए में कर रहा है। ये भी इनके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत ही तरीके से पैसे को मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा अगर देखें तो कासा बुक के बारे में यहाँ पे दिया नहीं है, मैं बताता हूँ कि कासा को भी ना कैपिटल करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, CASA, करंट एंड सेविंग अकाउंट पे भी इनका बहुत ज्यादा जोर है, बहुत फोकस है। ये रिटेल कस्टमर्स को ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका ये भी कासा बुक को भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, बहुत आगे लेके जा रही है। उससे होता क्या है कि अगर आपकी कासा बुक अच्छी है, आपके पास अगर अपने कस्टमर्स का बेस ज्यादा है, तो क्या होगा, कस्टमर पैसा डालेगा तो इनको वो पैसा कम इंटरेस्ट पे अवेलेबल है, क्योंकि पैसा अगर कस्टमर पैसा डालता है तो ये भैया 1 लाख से ऊपर पे 7% इंटरेस्ट देते हैं, जो कि मुझे लगता है एफडी के का भी उसी के आसपास होता होगा। तो मतलब आप समझो एफडी के आसपास का रिटर्न दे रहे हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ना शुरू से ही पंगा रहा है इसके साथ, इनके साथ शुरू से ही ये इशू रहा है। अगर आप देखें 13%, 14% इसके आसपास चल रही है, 15 के आसपास पहुंचने वाले थे यहाँ पे, पर अभी फिर गिर गया है ये। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है कि आपके पास वही लिक्विडिटी की कमी होना, और इससे क्या होगा कि आप नए प्रोविजनिंग नहीं कर सकते। तो इसको मेंटेन करना अभी इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पे कि कैपिटल एडिक्वेसी की वजह से इनको अभी आने वाले टाइम में क्योंकि अभी एक और चीज मैं चर्चा करूंगा नीचे, वो मॉनिटोरियम के से रिलेटेड, इन सब के साथ सर्वाइव करने के लिए इनको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। और ये अभी मतलब आने वाले कुछ टाइम में 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि देखिए पीछे भी चलते आ रहे हैं, अगर आप देखें तो ये 2020 में भी इनका ये हाल था, मतलब 1 साल तो उन्होंने खींच ही लिया है। तो अब मैं इस पर बिल्कुल प्रोसाइसली नहीं बोल सकता कब करेंगे, पर इनको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर उस टाइम पे फंड्स लेने के लिए अगर ये OFS लेके आते हैं या अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करते हैं, तो उससे क्या होगा, स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा, और वहां पे एक मौका मिल सकता है हम जैसे लोगों को एंट्री में। कहने वाली बात है कि 2 मेजर कंसर्न्स हैं, एक ये मॉनिटोरियम और दूसरा लो कैपिटल इक्विटी रेशो। अगर ये दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी तो आप देख लेना ये अपना ऑल टाइम हाई को पार करके जाएगा, और ये बहुत लोगों के लिए ना बोलते हैं ना बुढ़ापे की लाठी, मुझे लिटरली लगता है कि ये बुढ़ापे की लाठी बनने का दम रखता है। और दैट्स इट गाइस। तो ये एक ओवरव्यू था। अगेन ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट हियर टू गिव रिकमेंडेशन अबाउट इट। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट, और आप लोगों के कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पिछले वाले वीडियो में दिए थे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।